नमस्कार दोस्तों, आइए एक और बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे भाई कॉस्ट क्या होती है और कॉस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन आखिर कैसे होता है, तो ये देखने वाली बात है। आइए सबसे पहले देखते हैं भाई कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। ये सीमा लंदन यानी लंदन वालों ने दिया ये डेफिनेशन। कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल। ये वो खर्चा है ये जो कि एक्चुअल में हुआ है और नोशनल जो अभी एक्चुअल में हुआ नहीं है। कई खर्चे ऐसे होते हैं जो असल में होते नहीं हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन असल में आपने कोई खर्चा किया नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक कैलकुलेशन है कि आपकी जो असेट की वैल्यू वो कम हो गई। इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग, एक पर्टिकुलर थिंग, कोई भी एक चीज़, कोई वो प्रोडक्ट हो सकता है जो आपने बनाया, कोई सर्विस हो सकती है, उसके ऊपर कितना खर्चा किया, कुल मिला के बात इतनी है। और फिर ICMAI जो हमारा इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, पहले इसका नाम ICWA था, अब ICMAI हो गया। कॉस्ट इज़ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। गुड्स यानी कि माल, कोई भी माल बनाने में या फिर कोई भी सेवा प्रदान करने के लिए जो कुछ भी खर्चा किया गया इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में, वो सारा का सारा खर्चा है कॉस्ट। इतनी सिंपल सी ये बात है। आइए चलते हैं आगे इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। देखिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये कई सारे बेसिस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन करा है। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। तो इसमें देखिए ये है आपका एलिमेंट्स के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है, फंक्शंस के आधार पर ये है, आइडेंटिफिकेशन के आधार पर, वेरिएबिलिटी के आधार पर, टाइम के आधार पर और फिर डिसीज़न मेकिंग के आधार पर। तो इस तरह से ये चार्ट है जो आप बना सकते हैं। ये आपको PDF में मिल ही जाएगा। तो उसको हम शुरू करते हैं यहाँ से समझाना। सबसे पहला हम लेके चल रहे हैं कि भाई एलिमेंट के बेस पर यानी तत्व के बेस पर। ये हमने अभी पढ़ ही लिया है ऊपर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। वहाँ पर हमने 3 पढ़े थे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर ये तीनों के तीनों जो हैं 2 हिस्सों में बट जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। तो वो आप वहीं से देख लीजिए, ठीक है। इससे जब पूरा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, और अगर एलिमेंट का क्वेश्चन आया तो फिर आप पूरा वही लिखेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया। आइए आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर। अब जैसे जैसे काम होगा उस आधार पर बांटा है। देखो सबसे पहला है भाई प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्ट्री की बात कर रहा है सीधा। प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। एक प्रोडक्ट, एक गुड्स या फिर सर्विस, सेवा, इसको बनाने के लिए आपको जो कुछ भी प्रोडक्शन में खर्चा करना पड़ा है, ये रहा प्रोडक्शन ऑफ दिस, उसको बनाने में जो भी खर्चा करा है वो सारी की सारी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यानी कि सिंपल सी बात हो गई भाई, ये फैक्ट्री की बात कर रहा है तो फैक्ट्री तक की जितनी भी कॉस्ट है वो आपकी क्या हो गई, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। दीज रेफर टू द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न। मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न क्या होती है, फैक्ट्री होती है। ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इंकर्ड बाय द फैक्ट्री। देखिए फैक्ट्री भी आ गया, यानी फैक्ट्री में जितना भी खर्चा करा आपने वो। फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव करने से लेके सप्लाई तक, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री के भी सारे के सारे खर्चे
इसके अंदर आपके आ जाएंगे। आगे चलिए, अब एडमिनिस्ट्रेटिव। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब इसके अंदर आप सारे ऑफिस के खर्चे आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट क्या होता है, कहाँ से होता है? ऑफिस से होता है, ठीक है जी। दीज आर इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस के खर्चे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? आपने सैलरी दी, रेंट दिया, पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑफिस की सप्लाई और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वगैरह, ये सब इसके अंदर हो गया। फिर इसके बाद अगला हो गया हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। अब रिसर्च तो करनी पड़ती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना है या उसको विकास करना है, उसका डेवलप करना है, उसमें नई चीज़ें पता लगानी है। दिस कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्ट। उसको इम्प्रूव करने के लिए आप जो कुछ भी खर्चा करते हैं, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए आप जो कुछ भी खर्चा करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा करते हैं, मार्केट रिसर्च पर आप कोई खर्चा करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये डेवलपमेंट के हो गए, ये इम्प्रूवमेंट, ये नए यूज़ उसके फाइंड आउट करने हैं प्रोडक्ट के, क्या क्या नए इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और किसी भी तरह का डेवलपमेंट अगर करा है तो वो। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑफिस के बाद तो सेलिंग की बारी आएगी, उसको बेचने से संबंधित जितने खर्चे हैं वो सारे इसमें आएंगे। सेलिंग कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग, किससे संबंधित है? सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इन सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट करने में भी जो भी खर्चा आएगा वो सब, जैसे कि आप सैलरी देते हैं किसकी? सेल्समैन की या सेल्स मैनेजर की। आप खर्चा करते हैं किस पे? एडवर्टाइजमेंट पर, इंश्योरेंस पर। आप रेंट वगैरह देते हैं किसका? वेयर हाउस का। इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, फ्रैट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग, शिपिंग वगैरह देखिए। मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन का खर्चा, डिलीवरी वैन डिस्ट्रीब्यूशन के काम आएगी। तो इसमें ये हो गया। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ आपको ये चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर इतना ही है और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना पता होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा आधार आता है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन के आधार पर अगर आप बांटेंगे तो वो बनेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर उसके अंदर आपको वही मिलेगा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, और फिर वही मिलेगा आपको मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब ये वाला पोर्शन में देखिए आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूँ। तो ये आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ये आपका हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। कुछ कॉस्ट जो है ना वो आपको ऐसे भी लग सकता है कि ऊपर भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है, तो वो एलिमेंट थे। वो एलिमेंट क्या थे आपके? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। लेकिन ये है आपकी पहचान। तो जब पहचान के आधार पर बताएंगे तो आप बताएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये ऊपर हो चुका है तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। इसके बाद आप आइए फिर वेरिएबिलिटी के आधार पर, यानी कि कितना वेरी करता है, कितना वो बदलता है, इसका ये मतलब है। यानी कि कितना उसके अंदर चेंज आता है, कितना उसके अंदर परिवर्तन आता है, ये इसके आधार पर है। तो ये हमारे 3 है भाई, फिक्स है, वेरिएबल है और आपका ये सेमी वेरिएबल है। अगर मैं सीधी समझाने की बात करूं तो अगर मैं चेंज की बात करूं तो यहाँ पर चेंज नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर चेंज आता है और यहाँ पर जो है वो मिक्स है, इन दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड है। अब चेंज की बात का कह रहा हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ा या घटा उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपको देनी ही पड़ेगी। जो खर्चा है वो रहेगा वैसे का वैसे ही। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपके जो प्रोडक्शन लेवल है उसके साथ साथ बढ़ता है और घटता है, और ये मिक्स है, यानी कुछ ये फिक्स रहेगा और कुछ ये चेंजेबल होगा, वेरिएबल होगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी, बदलती नहीं है,
चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। प्रोडक्शन आप चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, और ये भी ध्यान देने वाली बात है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन के अंदर तो क्या होता है, सब कुछ ही वेरिएबल हो जाता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। तो ये शॉर्ट रन के अंदर ऐसा होता है। दिस कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्पररी फ्लक्चुएशन इन एक्टिविटी। तो कोई शॉर्ट रन के अंदर, यानी जैसे आपका 1 साल का पीरियड हो गया, उसमें कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। इसका एग्जांपल रेंट। रेंट देखिए आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका माल बने या ना बने। डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स एसेट्स का होगा ही होगा, चाहे इस्तेमाल हो या ना हो। तो फिक्स कॉस्ट अगर मैं बात करूं, तो जैसे उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये आपका जो है बन गया, आपका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो ऐसे के ऐसे रहेगी। ये आपकी फ़िक्स कॉस्ट हो गई। आप चाहे कितना ही प्रोडक्शन करो तो ये फ़िक्स कॉस्ट इतनी रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एलिमेंट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ती है और प्रोडक्शन कम होने के साथ कम होती है। सिंपल सी बात है। सो इसके 2 पार्ट हैं, एक है वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ चुके हैं। एग्जांपल देख लीजिए, डायरेक्ट लेबर। आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन बनाएंगे, आपको लेबर ज़्यादा चाहिए होगा, आपको मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा, आपका भाड़ा भी ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे। और अगर आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपके ये खर्चे कम आएंगे। तो अब अगर ग्राफ पर देखें तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे करके बनती है। ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी देखिए 0 भी हो सकती है अगर आप बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, फिर है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये दोनों हो गए, दोनों का नेचर आ गया इसमें। दे आर पार्टली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब इसका क्या एग्जांपल हो गया, जैसे फैक्ट्री का सुपरविज़न हो गया, ये रख रखाव या मेंटेनेंस हो गई। तो इसमें क्या है, जब आपका प्रोडक्शन चलता है ज़्यादा तब आपके ये खर्चे ज़्यादा आते हैं, और जब आपका बिल्कुल भी काम नहीं होता तो ये खर्चे कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो हो जाएंगे। जैसे आपके टेलीफोन का बिल है तो उसके अंदर क्या होता है कि महीने का आपका 300 रुपये का रेंट तो है ही है, आप चाहे कॉल करो चाहे मत करो, वो फिक्स वाला पार्ट हो गया। फिर आप जितनी ज़्यादा कॉल करेंगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है जी। तो ये आपका सेमी वेरिएबल का हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें आगे, फिर हमारे पास आता है टाइम के आधार पे। तो टाइम के आधार पर हमारे पास है ये हिस्टोरिकल यानी कि पुराने वाला, प्री डिटरमाइंड, ये 2 तरह का हो सकता है, स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड। आइए देखते हैं इनका क्या मतलब है। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है यानी ये होगी पास्ट की, ये एक्चुअल कॉस्ट है आपकी असल में जितने की खरीदी थी, एक्वायरिंग असेट और प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। दे आर पोस्ट मॉर्टम कॉस्ट, ये बहुत पुरानी कॉस्ट होती है क्योंकि ये एक्चुअल है, चाहे वो 1 साल पहले खरीदी हो या 50 साल पहले, तो ये असली वाली कॉस्ट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इन्फ्लोज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग टू विच ऑल वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड एज रेलिवेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जब जब जो खर्चा होता है वो इसके अंदर लिख दिया जाता है। फिर है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही कैलकुलेट करी हुई। ये कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड इन एडवांस, ये एडवांस में कैलकुलेट होती है क्योंकि प्री है ना, पहले ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन शुरू होने के पहले से ही ये कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो भी इनपुट्स मिलते हैं, ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट डाटा। जैसे जो भी लगा के लेबर कितनी लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा, कोई चीज़ कितनी लगेगी, कोई खर्चा कितना आएगा, उसके आधार पर पहले से ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसको बांटा हुआ है 2 हिस्सों में। पहला है इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट रिप्राइज एज अ स्केल रेफर टू असेसिंग एक्चुअल कॉस्ट वेदर दीज आर मोर और लेस, ये कम और ज़्यादा देखिए हो सकती है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम बनाते हैं कि भाई इतनी हमको अचीव करनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एज अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन अल्टीमेट पोस्ट विद एन एक्चुअल कॉस्ट। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो 5 रुपये की आनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा। अब इसी को अब उसके बाद हम एक्चुअल में काम करेंगे
और फिर जब हमने एक्चुअल में काम करा तो एक्चुअल में कॉस्ट आई 6 रुपये। तो भाई ये जो 1 रुपये का वेरिएंस आ रहा है ना, तो इस वेरिएंस को फिर दूर करने का उपाय ढूंढा जाता है। जैसे देखिए ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम कंपेयर करते हैं विद अ व्यू टू डिटरमाइन द वेरिएंस। तो ये जो 1 रुपया है ना, ये हमारा वेरिएंस है। इफ़ एनी, अगर आया तो, एंड एनालाइज द कॉजेज ऑफ वेरिएंस, इससे कारण ढूंढे जाते हैं और फिर इसको कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है जी एस्टिमेटेड कॉस्ट। दीज आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन। काम करने के पहले से ही इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इवन बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ सेल ऑर्डर, या फिर सेल ऑर्डर लेने से पहले। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ फाउंड with specific reference to product in question and the activity level of the plant। हम पहले ही ये फाइंड आउट कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि कितना माल आया, कितने की हमारी कॉस्ट आएगी और हमारे प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। इट हैज़ नो लिंक विद द एक्चुअल, इसका असलियत के साथ कोई लेना देना है नहीं। हैंस इट इज़ अज्यूम्ड टू बी लेस एक्यूरेट, इसलिए इसकी एक्यूरेसी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती और ये बहुत ही कम सही मानी जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले, यानी ये उसके मुकाबले स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले कम अच्छी मानी जाती है। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर बहुत सारी कॉस्ट आएंगी और अब ये सारी की सारी जो कॉस्ट है ये डिसीज़न लेने में मदद करती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं डिसीज़न मेकिंग। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर और डिसीज़न लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत तरह के डिसीज़न ले पाते हैं इसकी वजह से। देखिए यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस होता है, जो ध्यान होता है वेरिएबल कॉस्ट पर होता है। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट को सेकेंडरी माना जाता है। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज़ द चेंज इन द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट by which aggregate cost changes if the volume output is increased or decreased by 1 unit। तो इसके अंदर यही वेरिएबल कॉस्ट जो है इसी को मेन एम्फेसिस करते हैं, इसी पर ही पूरा का पूरा ध्यान देते हैं और जो भी चेंज आता है तो वो ये मानते हैं चेंज जो आया वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आया है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। यहाँ पर सारी कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में बांट दिया जाता है। फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड एंड ओनली मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम अलग कर देते हैं और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं अगर हमको कैलकुलेशन करनी हो स्टॉक की हो तब भी। इसके अलावा हमारे पास आगे है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इज़ द चेंज इन द कॉस्ट, ये चेंज होता है, चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। अगर हमने किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में कोई चेंज किया है और उससे हमारी कॉस्ट में जो चेंज आता है उस बदली हुई कॉस्ट को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। फिर अगला हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, ये बेस्ट अल्टरनेटिव होता है जो हमें छोड़ना पड़ता है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स फॉरगॉन बाय अडॉप्टिंग। कोई दूसरी स्ट्रेटजी, कोई दूसरा जो अल्टरनेटिव होता है उसको पाने के लिए हमें जो छोड़ना पड़ता है, जो छोड़ते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है जी। सो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा अभी आपको। फिर अगला है हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द करंट मार्केट फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्लेसमेंट। आप अपनी कोई एसेट को बदलना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस एक मशीन के बदले दूसरी मशीन ला रहे हैं, तो जो खर्चा है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सिंपली। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एन इक्विपमेंट और मशीन। एक मशीन को कब बदलना चाहिए, किस समय पर बदलना चाहिए, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद, वो समय फाइंड आउट करने के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत काम आती है। अगला हमारे पास आता है रेलिवेंट कॉस्ट।
रेलिवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन। जो संबंधित कॉस्ट है जिसका उस पर्टिकुलर चीज़ या प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कुछ लेना देना है, वो उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट बन जाती है, संबंधित कॉस्ट बन जाती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ओनली दोज कॉस्ट आर रेलिवेंट, सिर्फ वही कॉस्ट रेलिवेंट होती है विच आर पर्टिनेंट टू द डिसीजन इन द हैंड। किसी एक चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन से रिलेटेड जो कॉस्ट है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाता है, तो उन कॉस्ट को कहेंगे रिलेटेड कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि लेबर्स में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो लेबर से संबंधित जितनी भी कॉस्ट है उन सारी कॉस्ट को जब हम कंसीडर करेंगे तो वो सारी कॉस्ट कहलाएगी रेलिवेंट कॉस्ट। फिर आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये हाइपोथेटिकल होती है या फिर ये नोशनल होती है, यानी कि ये अनरियल होती है, ये असली नहीं होती। ठीक है जी। नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले, इसमें पैसा भी नहीं जाता कुछ आपके हाथ से। कंप्यूटेड ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए ही इस्तेमाल करी जाती है। अब मान लीजिए कोई एक ऑनर है और इस ऑनर के पास ये एक इतना बड़ा ये मकान है। अब ये क्या करता है, इस मकान के एक हिस्से में ये वाले हिस्से में वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सपोज़ उसने इसमें ऑफिस बना लिया, फैक्ट्री बना ली, कोई बिज़नेस करने लग गया। तो अब वो सिर्फ अपने रहने के लिए, ध्यान से देखिए, अब रहने के लिए सिर्फ वो ये वाला एरिया इस्तेमाल कर पा रहा है, अब वो ये वाला इस्तेमाल नहीं कर पा रहा रहने के लिए, अब उसे कुछ सहूलियत अपनी खोनी पड़ रही है। तो ये जो है ना, इस जगह का जो किराया हुआ, इस वाली जगह का, ऑफिस वाली जगह का जो किराया हुआ, वो कहलाएगा आपका इम्प्यूटेड कॉस्ट, जो इस मालिक ने भुगता। अगर वो यही चीज़, यही ऑफिस बाहर लेता तो उसे किराया भुगतना पड़ता, अगर वो यही जगह किराए पे दे देता तो उसको किराया मिलता। तो जो उसे खुद भुगतना पड़ रहा है, जो इनकन्वीनियंसी उसको खुद भुगतनी पड़ रही है, वो कहलाता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसमें आगे चलें तो आगे है हमारे पास संक कॉस्ट। ये वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है विच आर इंकर्ड, जो आपने खर्चा कर दिया। सपोज़ आपने 5 साल पहले कोई असेट खरीदी तो उस टाइम पर उसने वो खर्चा कर दिया, अब वो वापस नहीं आ सकता। संक कॉस्ट इन द पास्ट एंड आर नॉट रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बीइंग कंसीडर्ड। लेकिन अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अब अगर आप उस एसेट को बेचते हैं तो उसको बेचने से भी आपको थोड़े बहुत पैसे ही मिलेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। ये देखा जाता है अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट होती है, संक कॉस्ट कम रेलिवेंट होती है। फिर हमारे पास अगला आ रहा है नॉर्मल कॉस्ट एंड अबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट इज़ दैट नॉर्मली इंकर्ड, जो नॉर्मली आपका खर्चा होना ही होना है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन कंडीशन इन विच लेवल ऑफ आउटपुट इज़ अचीव। तो सिंपल सी बात है, वो नॉर्मल खर्चा जो आपका होना ही होना है, किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा आना है वो आना ही आना है, तो वो आपकी नॉर्मल कॉस्ट हो गई। एबनॉर्मल कॉस्ट इज़ अनयूजुअल, ये होनी नहीं चाहिए। अनयूजुअल एंड टिपिकल कॉस्ट हुज अकरेंस इज़ यूजुअली इर्रेगुलर, जो कॉस्ट आपकी कभी कभी होती है, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप सोच नहीं सकते और वो हो जाती है ड्यू टू सम एबनॉर्मल सिचुएशन है। जैसे आपका लॉकडाउन लग गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कमाई कुछ हो नहीं रही और आपको बेफालतू में खर्चा बढ़ जाता है कुछ, तो वो हो जाती है आपकी अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल कॉस्ट हो जाती है आपकी। आगे देखें तो ये है हमारा अब अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट वो है विच आर गिवन कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन इंकर्ड, जो होनी नहीं चाहिए और जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आप अगर थोड़ा ध्यान दें और उस चीज़ के ऊपर काम करें
तो इस कॉस्ट से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका ऑफिस है या शोरूम है और वहाँ पर आए दिन चोरी चकारी होती रहती है, तो आप वहाँ से अपना शोरूम हटा ही लीजिए, तो वहाँ पर जो आपकी फालतू की कॉस्ट आती है वो बच गई। अवॉइडेबल कॉस्ट विच आर इनएस्केपेबल कॉस्ट, आप बच नहीं सकते इससे, ये कॉस्ट आपको भुगतनी ही पड़ेगी। विच आर एसेंशियल टू द इंकर्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ नॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर, ये जो भी नियम कायदे कानून आपके उस एरिया में चल रहे होंगे आपको वो सहने ही पड़ेंगे। जैसे जब आपके स्टेट में लॉकडाउन लगता है तो फिर वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। इट इज़ द कॉस्ट दैट मस्ट बी इंकर्ड अंडर अ प्रोग्राम ऑफ बिजनेस रेस्ट्रिक्शन, ये फिक्स नेचर का है और आप इससे बच नहीं सकते। आइए अब अगला देखते हैं, इंजीनियर्ड कॉस्ट। दीज रिलेट्स टू एन आइटम वेयर इनपुट हैज़ एक्सप्लिसिट फिजिकल रिलेशनशिप, डायरेक्ट एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ फिजिकल रिलेशनशिप होता है आउटपुट के साथ। इनपुट जो है, आपके पास कई सारे इनपुट्स होते हैं, वो सारे इनपुट्स लगा के फिर आपका एक प्रोडक्ट बनता है। तो अगर इनके बीच में एक्सप्लिसिट डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इनकी जो कॉस्ट है, इन इनपुट्स की जो कॉस्ट है वो कहलाएगी आपकी इंजीनियर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में देयर इज़ अ डेफिनेट रिलेशनशिप, देखिए डेफिनेट रिलेशनशिप है एकदम सीधा, बिटवीन द यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर टाइम कंज्यूम्ड एंड अमाउंट ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और ये खर्चे आ गए, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, खर्चे आ गए ऑन वन हैंड, एंड द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अदर हैंड। तो वही बात है कि ये आपका ये मटेरियल हो गया, ये आपके लेबर हो गए और ये आपके ओवरहेड्स हो गए, तो ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं इससे, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसके साथ। तो इनकी जो कॉस्ट है वो कहलाएगी इंजीनियर्ड कॉस्ट। आगे अब देखें, अगर हम, ये है हमारा अगला आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। दिस इज़ द पोर्शन ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का वो हिस्सा है एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व कैश पेमेंट टू अदर पार्टीज एज अपोज टू द कॉस्ट विच डू नॉट रिक्वायर एनी कैश आउटले सच एज डेप्रिसिएशन सर्टेन एलोकेटेड कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जिनके लिए आपको एक्चुअल में कैश पे नहीं करना पड़ता, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन के अंदर आपका जो डायरेक्टली कैश है वो कहीं किसी को पे करना नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, बस ऐसे ही ये मान लेते हैं कि हमारी असेट की वैल्यू उतनी कम हो गई। फिर है मैनेज कॉस्ट। मैनेज कॉस्ट जो है ये जो है डायरेक्टली अपोजिट है किससे, इंजीनियरिंग कॉस्ट से। उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप था, अब जिनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, रिलेट टू सच आइटम वेयर नो एक्यूरेट रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन द इनपुट एंड आउटपुट। तो इनके बीच में कोई ख़ास आपको रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट, इसका बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कॉस्ट, ठीक है जी, ये ऐसे करके। इसके बाद अगर अगला देखें तो वो मिलता है हमें कॉमन कॉस्ट। अब ये जो कॉमन कॉस्ट है क्या है, जैसे कि इसका नाम है, दीज आर कॉस्ट विच आर इंकर्ड कलेक्टिवली, ये कई चीज़ों के ऊपर, कई कॉस्ट सेंटर वगैरह हो गए, उनके ऊपर एक साथ खर्चा होता है। फॉर अ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इक्विटेबली अपोर्शन, फिर हमें उस खर्चे को उन सभी कॉस्ट सेंटर्स के अंदर बांटना पड़ता है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे कंबाइंड परचेज कॉस्ट ऑफ सेवरल मटेरियल इन वन कंसाइनमेंट, आपने एक मटेरियल मंगाया कोई चीज़ का, एक ही बार में मंगाया, अलग अलग चीज़ें थी उसमें कंसाइनमेंट में, और वो आपने सभी कॉस्ट सेंटर में बांट दी। ऐसे कोई खर्चा करना पड़ा आपको, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री के ऊपर कोई एक खर्चा करना पड़ा और वो सभी के अंदर बटेगा। फिर
लास्ट है कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। आप जिसे कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट विच इज़ सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल। ये आपके कंट्रोल में होती है तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट आपके कंट्रोल में नहीं होती है तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखिए ये एक ही क्वेश्चन में कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में भी और आपको समझाने में भी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इनको आप अच्छे से पढ़िए, इनके नोट्स आपको मिल ही गए हैं PDF के अंदर। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।